आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से पहला पाठ दो बैलों की कथा जो कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़े, हम थोड़ा संक्षिप्त में इसके लेखक के विषय में जानकारी ले लेंगे। प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं और उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने कई प्रकार के निबंध और गद्य लेखन भी किए हैं। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। अर्थात उनके अनुसार प्रेमचंद जी का कहना था कि जो साहित्य है, साहित्य के बल पर हम समाज को आईना दिखा सकते हैं और उसमें मूलभूत परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए ये साहित्य को एक सशक्त माध्यम मानते थे। ठीक है, उन्होंने गांव शहर के परिवेश को देखा और उसकी अभिव्यक्ति हमको कहाँ मिलती है? कथा साहित्य में मिलती है। ये दोनों तरीके के ग्रामीण और शहरी जीवन के बारे में बहुत अच्छे से इनका अनुभव था, ये जानते थे और वही झलक, इनके अनुभव की झलक हमको इनकी कहानियों में देखने को मिलती है। इन्होंने किसानों पे, मजदूरों पे और दलितों में और स्त्रियों की दुर्दशा पे कई लेख लिखे हैं, क्योंकि ये इनके खुद के व्यक्तिगत अनुभव थे जिसको उन्होंने अपनी कलम के द्वारा साहित्य में उतारा है। इसके अतिरिक्त वो दौर स्वाधीनता का दौर था जब इनकी रचनाएं मूल में आईं, तो उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के विषय में भी कई रचनाओं का वर्णन किया है। इनका कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, मतलब बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, बहुत सारी कहानियां हैं और खास बात यह है कि उनमें न सिर्फ मनुष्यों को ही बल्कि पशु पक्षियों जानवरों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। मतलब इनकी कहानियों में उनको भी स्थान मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद्र के जो विचार थे और उनके जो अनुभव थे, उनकी अनुभूति थी, कितनी सूक्ष्म थी कि वो जानवरों को, पशु पक्षियों को भी उनके अंदर की मनोभाव को समझकर उसको अपनी लेखनी के द्वारा कागज पे उतार सकते थे। बड़ी से बड़ी बात को सरल और सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का भी कुशलता पूर्वक प्रयोग करा है। यही सब जो चीजें हैं वो उनकी कहानियों को, उनकी कथाओं को, उनके लेखन कार्य को अत्यंत आकर्षक बनाती हैं। तो बच्चों, ये हम कहानी पढ़ेंगे। दो बैलों की जो कथा है इसको हम पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इस कहानी की भाषा अत्यंत सरल है और इन्होंने प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग करा है। ठीक है, इसमें मुहावरों को समावेशित करके इसको पाठकों के लिए और भी रुचिकर बना दिया है। ये कथा, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये कथा दो बैलों पर आधारित है जो कि आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, वे अपने मालिक से बहुत प्यार करते थे और दोनों ही बहुत ही स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी होने के साथ साथ वे दूसरों पे उपकार करने वाले भी थे। मालिक भी उनसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए मालिक जो था उनका मालिक से और बैलों का आपस में भावात्मक संबंध जुड़ गया था।
तो चलिए देखते हैं कि लेखक ने अपनी कहानी में किस प्रकार से दो बैलों के माध्यम से हमको कुछ नैतिक मूल्य जो बताने चाहे हैं वो किस प्रकार से हैं। तो अब हम अपनी कहानी को आरंभ करेंगे। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहें तो हम उसे क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। ठीक है, यदि कोई मूर्ख है, बेवकूफ है, तो हम उसको कौन सी उपाधि देते हैं? गधे। कहते हैं ना, सचमुच तुम एकदम गधे हो, तुमको जरा सी बात नहीं समझ में आती है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसको यह पदवी दी है? लेखक कह रहे हैं कि गधा जो है वो सचमुच बेवकूफ होता है या उसकी ये जो सहनशीलता है, सहन करने की शक्ति है कि वो सब कुछ, सारी बातें सहन कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग उसको ये उपाधि या पदवी मिली है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे बच्चों लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे जानवर हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, और जानवर चूंकि मूक होते हैं तो वो मनुष्यों की तरह बहुत जल्दी आक्रोश नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको विद्रोह करना आता है या अपनी सुरक्षा के लिए कभी कभी वो क्रोध भी दिखाते हैं। लेकिन एक ये गधा ऐसा जानवर है कि इसको क्रोध आता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये बहुत ही बेवकूफ और बहुत ही बुद्धिहीन जानवर होता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर भी लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। बच्चों यहाँ पे वैशाख का जो लेखक ने प्रयोग करा है, वैशाख का महीना आप सब जानते हैं, हिंदी महीने का एक नाम है वैशाख, जिसको ये गर्मी का महीना होता है और ये अप्रैल से मई, इंग्लिश मंथ के अप्रैल से मई के बीच में इसको हिंदी में बोला जाता है वैशाख। तो वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर भी लेता हूँ, ये इस आधार पे कहा गया है क्योंकि कहा जाता है कि वैशाख के महीने में जानवर, ये वाला जानवर जो गधा होता है वो अत्यंत प्रसन्न होता है। ठीक है ना, जबकि बाकी सारे जानवर दुखी होते हैं कि भैया गर्मी आ गई, कहीं चारा नहीं, कहीं घास नहीं। उल्टा ये क्या होते हैं, ये उस महीने में, गर्मी का महीना इनको प्रसन्नता देता है, ये आनंदित होते हैं। इसीलिए संस्कृत में इनको वैशाख नंदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, नंदन का अर्थ है आनंदित रहने वाला, खुश रहने वाला, खुश। ठीक है, तो जो खुश होगा वही खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा, भागेगा। तो इसीलिए इन्होंने ये यहाँ पे प्रयोग करा है कि वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर भी लेता हो, पर हमने इसके अलावा तो उसको कभी भी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। ठीक है, विषाद का मतलब एक अत्यंत दुख की भावना, स्थायी मतलब परमानेंट। आप गधे को देखो, आपको लगेगा हमेशा इनका मुंह लटका हुआ रहता है और ये दुख से भरे रहते हैं, परमानेंट इनके ऊपर दुख छाया रहता है। सुख, दुख, हानि, लाभ किसी भी दशा में उसको बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा को पहुंच गए। ये सब ऋषि मुनियों के अंदर ही तो देखने को मिलता है कि उनको कोई दुख का प्रभाव नहीं, उनको कोई सुख का प्रभाव नहीं। ठीक है, कोई हानि से मतलब नहीं, कोई लाभ से मतलब नहीं। यहाँ पे लेखक ने गधे की तुलना किससे कर दी? ऋषि और मुनियों से कर दी। एकदम सात्विक जीवन बिताने वाला, किसी भी बुराई का, अच्छाई का, दुख का, सुख का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पर हम मनुष्य उसको क्या कहते हैं? बेवकूफ कहते हैं। यहाँ पर आप प्रेमचंद जी के
सोचने की आप शक्ति को देखिए। उन्होंने जहां पर आम आदमी गधे की तुलना एक बेवकूफ और मूर्ख से करता है, वहां पर लेखक ने उसकी तुलना किससे करी है? ऋषि मुनियों से और संतों से की है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। ठीक है, ये सद्गुण ही तो है। अगर वो रिएक्ट नहीं करता, उसको दुख और सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये उसके अच्छे गुण हैं। पर हम मनुष्य क्या करते हैं? उसको क्या कहते हैं कि ये बेवकूफ है, ये मूर्ख है। कदाचित सीधेपन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। ये उस समय की बात है जब हमारा देश पराधीन था। मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद्र ने अपने लेखन कार्य में, अपने कथा कहानियों में इस तरह का वर्णन करा है, वर्तमान समय का वर्णन करा है, और ताकि जो पाठक हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं उनकी कहानियों को, हमको तत्कालीन दशा के बारे में मालूम हो सके। तो उन्होंने लिखा है कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा है, क्यों अमेरिका में उनको घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते और देशों के लोगों की तरह 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा के रखते हैं, मतलब व्यर्थ में उड़ाते नहीं है, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। फिर भी क्या है, भारतवासी क्या है? बदनाम है। क्या कहा जाता है? अच्छा, इंडियंस, इंडियंस तभी ऐसे हैं। ठीक है ना। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब भी कहलाने लगते। जापान की मिसाल आपके सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। मतलब एक ही विजय ने, ठीक है ना, संसार के ऊपर उसको गण्य बना दिया। सारी दुनिया के लोग जापान का नाम जानने लगे। लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि सीधे लोगों की समाज में, देश में, राष्ट्र में कोई भी जगह नहीं। ठीक है। इसके विपरीत जो लोग तेज होते हैं, चालाक होते हैं, उन्हीं को वो क्या करते हैं, संसार पे, समाज पे विजय पाते हैं। आगे लेखक लिखते हैं, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, अर्थात उससे कम बेवकूफ है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चियां के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। ठीक है ना। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि गधे का एक और छोटा भाई भी है। हम जनरली क्या करते हैं, लोगों को जब मूर्ख से संबोधित करना होता है तो हम गधे की जगह बैल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, कहते हैं तुम तो बहुत बड़े बैल हो, तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमने बैल को गधे से नीचा स्थान देके रखा। क्यों? क्योंकि बैल जो है ना, कभी कभी मार भी देता है, और अड़ियल बैल अड़ जाता है तो फिर वो अपना बदला भी निकाल लेता है। इसीलिए उसको गधे से नीचा स्थान दिया गया, क्योंकि गधा तो गधा ही है। ठीक है। आप चाहे उसको जो कुछ भी कह लो, ना कभी वो अड़ियलपना दिखाता है, ना कभी अपना विरोध दिखाता है, और ना कभी विद्रोह प्रकट करता है, ना कभी असंतोष प्रकट करता है। तो गधा तो पहले स्थान पर है, पर उससे नीचे क्या आता है? बैल। ठीक है ना। अब यहां से कहानी शुरू होती है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी एक व्यक्ति था और उसके पास 2 बैल थे। उनके क्या नाम थे? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील डॉल में ऊंचे। मतलब ये जो बैल थे जो झूरी के पास थे, हीरा और मोती, सचमुच में अपने नाम के अनुसार ही हीरा और मोती थे। ठीक है। पछाई जाति जो होती है जानवरों में जो होते हैं, वो उच्च किस्म की जाति होती है,
उस जाति के ये बैल थे। ठीक है, 2 बैल थे, दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा अर्थात बिना बोले। ठीक है, विचार विनिमय मतलब कि अपने विचारों का, अपनी बातों का आदान प्रदान। ठीक है, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। लेखक कह रहे हैं कि कहते हैं ना, मनुष्य प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। प्राणी में आपके जीवों में आपके जानवर, पशु, पक्षी और मनुष्य सभी आते हैं। तो इन सब में श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। लेकिन यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मूक भाषा में आदान प्रदान करना या मूक भाषा में अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाना, ये शक्ति जो जानवरों में है उससे मनुष्य वंचित है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। आपने भी देखा होगा जानवर कभी कभी ना आपस में सींग लड़ा के लड़ते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो ये उनका जो ये एक मूक भाषा ही है अपने विनोद को प्रकट करने का। ठीक है, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही दौड़ धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोड़ दिए जाते और गर्दन हिला हिला के चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। यहाँ से क्या पता चलता है कि दोनों एक साथ जोते जाते थे। ठीक है ना, लेकिन गर्दन हिलाने से एक दूसरे का ये बोझ कम करते थे कि अपने ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा बोझ ले लें। ये उनकी घनिष्ठता को, ये उनकी मित्रता को दर्शाता है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता। इतनी उनमें दोस्ती थी। ठीक है, खाएंगे तो एक साथ, नहीं खाएंगे तो एक साथ। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई अर्थात जोड़ी, बैलों की जोड़ी को ससुराल भेज दिया, यानी कि अपने पत्नी के घर भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमको बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। झूरी जो था उसने कहा, गया जो था वो उसकी पत्नी का जो भाई था, जो झूरी का साला था, वो उन बैलों को लेने आया। ठीक है ना, बैलों को क्या अच्छा लगा या बुरा लगा इसका तो नहीं पता, लेकिन जब गया इन बैलों को ले जा रहा था तो उसकी हालत पस्त हो गई। उसके दांतों तले पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उनको वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुका के खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? ऐसा ये बैल सोच रहे थे, और अगर इनको बोलने की शक्ति मिली होती तो ये झूरी से अपने इस प्रश्न का जवाब मांगते। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पे पहुंच गए। नए स्थान अर्थात झूरी की पत्नी के घर या झूरी के साले के घर पे पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। ये उनके अंदर एक आक्रोश भरा था बच्चों कि दिन भर के भूखे थे,
कभी कभी हम भी अपने माँ बाप से गुस्सा हो जाते हैं या आपस में ही लड़ लेते हैं भाई बहनों से, तो सबसे पहले हमारी गुस्सा किस पे उतरती है? खाने पे। मैं नहीं खाऊंगा खाना, मैं नहीं खाऊंगी खाना, ठीक है। तो इसी प्रकार से उनके अंदर भी एक विद्रोह, एक आक्रोश भरा था, जिसके चलते उन्होंने नाद में उनके लिए चारा डाला भी गया तो भी उन्होंने नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगने लगे।